हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? प्लीज डू लेट मी नो। आवाज आ रही है सभी को? कमेंट कर दीजिए। जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑल गुड, ऑल फाइन, सभी लोग को आवाज आ रही है? बढ़िया। ठीक है, कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा क्लास आज 9:30 बजे क्यों हो गई। ठीक है, कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि 9:30 बजे क्लास क्यों हो गई है। मैं किसी इमरजेंसी कंडीशन में था, मैं किसी पूजा पाठ में बैठा हुआ था उस टाइम पीरियड पे। डेट्स वाई 2:30 बजे क्लास नहीं हो पाई। पहले मैंने सोचा था कि मैं टाइम पर फ्री हो जाऊंगा, बट नहीं हो पाया, इसलिए क्लास शिफ्ट करिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप लोग की क्लास अगर बाई चांस 2:30 बजे की जगह 9:30 बजे हो जाती है, उस दिन आप समझ लीजिए कुछ दिक्कत होगी, है ना? फाइन। इसलिए लॉन्च पर भी नहीं गई। वीडियो कॉल पे देखा था। नहीं, लॉन्च पे नहीं गया बेटा मैं। हाँ जी, सब एकदम बढ़िया, सब बढ़िया। शायद शौर्य के साथ शक्ति कैसे मैनेज करें? शौर्य में आपने जो रिवीजन कर लिया है, ठीक है। शक्ति में कोशिश करो रिकॉर्डेड देख लो। मेन आपका एम होना चाहिए बेटा आपकी शौर्य क्लासेस। शक्ति क्लासेस वो बच्चे देखो बेटा जिनका रिवीजन, जिनका बैकलॉग क्रिएटेड है। आप अपने शौर्य पर ही डिपेंड रहो। इतना टाइम आप लोग के पास नहीं है कि बेटा आप शक्ति भी देखोगे शौर्य भी देखोगे। वो उन बच्चों के लिए बाई चांस जिनका बैकलॉग क्रिएट हो गया, कुछ नहीं कर पाए, आप लोग अब प्रॉपर चल रहे हो। आप अपने शौर्य बैच को ऑथेंटिक मानकर इसी पर विश्वास करो, इसी को फॉलो करो। क्या इतना टाइम है तुम्हारे पास कि दो दो वीडियोस देखोगे? नहीं है तुम्हारे पास इतना टाइम। फाइन है, बेसिक इसी को मानो और अपना रिवीजन करते रहो। वो उनके लिए जिनका बैकलॉग क्रिएटेड है, आपके लिए ये है। फिर भी अगर आप लोग को देखना है तो लाइव मत देखो शक्ति क्लासेस। लास्ट में वीडियो खत्म हो जाती है, 2x पर चलाओ फटाफट से और रिकॉर्डेड देखो। समझ गए या नहीं समझ गए? मेन पिलर आपका शौर्य है, शौर्य पर अपनी डिपेंडेंसी ज्यादा रखो। डन? क्लियर? मेन पिलर इज योर शौर्य। अगर फिर भी तुम्हें कोई क्लासेस, कोई कंसेप्ट ऐसा है जो तुम्हारा क्लियर नहीं हो रहा है, मान लीजिए मैथ के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, कोई टॉपिक तुम्हारी क्लियर नहीं हो रही है, तो जाकर शक्ति पे जाना। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, शक्ति पर चीजें होंगी, बट ज्यादा कंटेंट आपको शौर्य पर ही मिला आपका। शक्ति पर एक चैप्टर 3 घंटे के अंदर खत्म हो रहा है, यहाँ पर कोई एक चैप्टर आपका बहुत क्लासेस में खत्म हो रहा है। शौर्य के अंदर कंटेंट ज्यादा है, शक्ति उनके लिए है जो कुछ नहीं करा जिन्होंने अब तक। प्लीज फॉलो दिस सिंसियर रिक्वेस्ट। फिर भी अगर आप लोगों को पढ़ना है, कोई टॉपिक डिस्कस नहीं है ना, तब जाकर उसको देखना और रिकॉर्डेड देखना 2x पर। ठीक है, यूट्यूब पर होगा शक्ति बैच, फ्री है सबके लिए। समझ गए? इतना टाइम नहीं है बेटा तुम्हारे पास कि दो दो वीडियोस देखोगे। ठीक है, डिपेंडेंसी मेन शौर्य बैच पर ही बनाओ अपनी। शौर्य बैच इज सॉलिड। यहाँ डिटेल्ड में पढ़ाया गया, वहां इतना डिटेल्ड में नहीं पढ़ाया जाएगा। वहां एक रिवीजन की तरह चीजें दी जाएगी। ठीक है, फाइन है बेटा? क्लियर? सब समझ गए? इतने में तुम शक्ति देखने जाओगे, इतने में सेल्फ प्रैक्टिस कर लो। इंग्लिश की क्लासेस देखने, इंग्लिश की देख सकते हो क्योंकि इंग्लिश वाले सर वहां पर कंसेप्ट सिखाएंगे, इंग्लिश की देख लिया करो बिल्कुल। ठीक है, चलिए। सो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लासेस को। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। प्लीज, मुझे बहुत सारा कंटेंट डिलीवर करना है। सर पीडीएफ नो, हाँ पीडीएफ ले लेना, लास्ट में पीडीएफ मिलती है। लास्ट में तुम्हें लेक्चर की पीडीएफ मिलती है बेटा, बस तुम पीडीएफ खोलो। सर मैं रिपीट रहा हूं, मुझे शौर्य की शक्ति को दूं? आप शौर्य को दो बेटा। ठीक है, शौर्य को दो, अपने नोट्स जो बने हुए हैं उस पर फोकस करो। ठीक है, आप लोगों ने कैसे पढ़ना है, लेक्चर खत्म हो जाएगा, उस लेक्चर के शक्ति के जो नोट्स होंगे वो यूट्यूब, आपको पेड पीडब्ल्यू ऐप पर जाना है, वहां पर शक्ति का सबको फ्री दिया गया है। नोट्स उठाओ उसके खाली, और नोट्स की स्लाइड को देखो बस। समझ गए या नहीं समझ गए? इतनी बड़ी क्लास को आप आधे घंटे में खत्म कर सकते हो। ठीक है। हाँ सर, क्लास कैंसिल क्यों हुई 2 बजे? बेटा बता दिया, कुछ रीजन है, इस वजह से हुई थी। ठीक है, फाइन है, चलिए।
आज मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ानी है बेटा, प्लीज सिंसियर होकर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, बहुत कुछ मुझे डिलीवर करनी है। फाइन है, क्लियर है, फाइन है। वैसे ही मेरी क्लासेस बहुत बैकलॉग चल रही है, मेरी सैलरी बहुत कट चुकी है, तुम लोगों ने कुछ किया नहीं है, है ना। मैं तुम्हारे लिए, है ना, फिजिक्स में मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने इतनी बैकलॉग क्रिएट कर दी है, मतलब तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म चैप्टर इतने डिटेल्ड में पढ़ाया। 1.0 वाले जो बच्चे हैं, वो काट रहा है, वो रोहित जो है सैलरी काट रहा है, धमकी दे रहा है मुझे। टेंशन में हूं मैं बेटा, वैसे मुझे पढ़ाना है अब। ठीक है, चलिए आ जाओ। सो नाउ लेट्स डिस्कस, लेट्स स्टार्ट। पढ़ते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं अपनी क्लास को आज की इस क्लास के अंदर। ठीक है, सर बोर्ड पेपर आ गए हैं, क्या करें बेटा। आशीष, लाइव क्लासेस की जगह रिकॉर्डेड क्लासेस देखने की सोचो। ठीक है सर, कल एक क्वेश्चन दिए थे बेटा, फिजिक्स का फिजिक्स में पूछेंगे, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में करेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ठीक है, आ जाओ, चलो पढ़ते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। प्लीज फोकस हियर, अपना फोकस यहाँ पर डालो। आज के लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, बहुत सारी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अ, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। फाइन, आप लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में सुना होगा। इनके एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, आपको पहचानने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। मान लीजिए दो तीन इक्वेशन आपको दे दी होंगी, रिएक्शन दे दी होंगी, बोलेगा इन रिएक्शंस को पहचानो और बताओ इसमें से कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसे पहचानना है, किस तरीके से पहचानना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। डन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। अगर मैं बात कर रहा हूं, ये जो चैप्टर है आप लोग के एनडीए पॉइंट ऑफ से, दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। यहां से 100% 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे। प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। फाइन है, क्लियर है, ये आप याद रखना। अब अगर मैं और बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, इसके अंदर आपका क्वेश्चंस आते हैं बेटा, फिजिकल चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होते हैं। अगर आप लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे बेटा, तो उसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ये बोलता है कि बर्निंग ऑफ पेपर बताओ, कैंडल का बर्न होना, रस्टिंग ऑफ आयरन बताओ, है ना, कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो ये टॉपिक भी आप लोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइन है, क्लियर है, ये सब चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और लॉ ऑफ, अगर हम बात कर रहे हैं, मैं एक चीज पढ़ाऊंगा आपको जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हम लोग बोलते हैं। अब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कोई केमिकल रिएक्शन दी थी क्या लास्ट चैप्टर? अच्छा, केमिस्ट्री में मैंने कोई केमिकल रिएक्शन आप लोग को दी थी क्या? अच्छा, उसी को आप लोग बोल रहे थे क्या कि होमवर्क, लास्ट होमवर्क आप बता दीजिए। अच्छा, 8316 था उसका आंसर, 8316 था उसका आंसर, 8316 था। ए, बी, सी और डी की वैल्यू 8316 आ रही थी। ठीक है, 8316 वहां पर वैल्यू इस तरीके से आपके पास आ रही थी, जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको था। फ्रैक्शन में अगर बोल रहा है तो फ्रैक्शन में 4/3, 1/2, ठीक है, 1/2, 1/6, फाइन, 1/2, 1/6, 4/3, ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू और एक वैल्यू 1 आ रही थी। अगर फ्रैक्शन में ऑप्शन में आया तो फ्रैक्शन में ये सब आंसर आ रहा था, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। और इंटीजर में आ रहा था तो इंटीजर में ये सब वैल्यूज वहां पर आ रही थी। रिएक्शन कौन सी दी थी मैंने? NH3Cl2, ये दी थी क्या मैंने आपको? अमोनिया का रिएक्शन Cl2 के साथ हो रहा था तो NH4Cl वाली बन रही थी। यही रिएक्शन मैंने आप लोग को दी थी क्या? फटाफट से मुझे बता दीजिए। प्लस, सॉरी, N2 प्लस NH4Cl मैंने शायद, अच्छा यही क्वेश्चन देता, इसी को आप लोग कह रहे थे कि सर होमवर्क दिया था आपने, ए, बी, सी और डी। तो अगर वैसे पूछा तो ये आ रही है, फ्रैक्शन में आती है ये। तो सबसे पहले मैं आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा, फिर ये सब चीज पढ़ाऊंगा। क्लियर है बेटा? होमवर्क का आंसर सबको क्लियर हो गया?
होमवर्क का आंसर सबको क्लियर हो गया? ABCD यही क्वेश्चन दी थी ना मैंने आपको, ठीक है। तो 8316 और 4/3 1/2 1/6 है 1, ठीक है, क्लियर, डन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। स्टार्ट करें आज की क्लास को, आज की टॉपिक को पढ़े समझे अंडरस्टैंड करते हैं, चलो। सो चैट अभी मैं कर रहा हूं आपकी बंद, बहुत ध्यान से देखो, हेडिंग डालो लॉ ऑफ, ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक इस टॉपिक से ना एनडीए में क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि व्हाई डज दे हैव नॉट पिक्ड दिस टॉपिक टिल नाउ। अब तक उन्होंने इस टॉपिक को क्यों नहीं पकड़ा और यहां से क्वेश्चन क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं पकड़ा और क्यों नहीं क्वेश्चन बनाए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सोनू कुमार करे सर एक बार होमवर्क एक्सप्लेन कर देना, लास्ट में कर दूंगा बेटा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, हो सकता है इस साल यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाए। देखो यहां पर एक चीज लिखी है प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है बेटा, रेशियो। रेशियो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब किसी चीज को अगर आप कांस्टेंट रेशियो में मिलाओगे तो कुछ चीज हमारे पास बन रही होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम रेशियो की जो बात कर रहे हैं वो किसके हिसाब से बात करेंगे, किसके हिसाब से बात करेंगे, एटॉमिक मास के हिसाब से। हम ये जो रेशियो है ये रेशियो किसके हिसाब से बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स की प्रेजेंस के हिसाब से बात नहीं होगी। यहां पर जो रेशियो होगी वो उसके एटॉमिक मास से होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं वाटर, तो वाटर का सिंबल क्या होता है, द सिंबल ऑफ वाटर इज H2O, वी ऑल नो डेट। अगर बेटा मैं आपसे बोलूं कि सर ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1। अगर मैं इसका एटॉमिक मास बोलूं तो आप बोलोगे 1। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। मेरे पास कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन। अगर 2 हाइड्रोजन होंगे तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलर वे में अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, एक सिंगल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है मेरे बच्चे, 16 होता है एक ऑक्सीजन का। अब ये जो रेशियो मैंने बताई है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में किसके हिसाब से होनी चाहिए, एटॉमिक मास। अगर मैं एलिमेंट के हिसाब से बात करूंगा तो रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कितनी है, 2:1 है एलिमेंट्स के हिसाब से। अगर मैं एटॉमिक मास के हिसाब से बात करूं तो वाटर की रेशियो क्या है, तो यहां पर देखो H2O में क्या हो गया बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। और ये किसके साथ कंबाइंड हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन का कितना एटम है, एक ही एटम है, एक एटम का एटॉमिक मास कितना है, 16। सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में रेशियो कितनी हो गई, 2:16। कहने का मतलब 1:8। सो कहने का मतलब क्या है कि जब हाइड्रोजन, तो कहने का मतलब यह व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस, ठीक है, कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ, कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय देयर, ठीक है, बाय देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के हिसाब से। तो मैं पॉइंट क्या बोल रहा हूं, पॉइंट मैं आपके सामने ये बोल रहा हूं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटॉमिक मास के हिसाब से 1:8 की रेशियो में कंबाइंड होते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाटर मिलते हैं। तो ये जो 1:8 की रेशियो है किसके परसेंट में है बेटा, एटॉमिक मास के हिसाब से। किसके हिसाब से, एटॉमिक मास के। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंटली चीज क्या है, इस पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, जिसके बाद में मैं आपको बात कर रहा था कि पता नहीं क्यों नहीं सबसे क्वेश्चन पूछा, वो समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होंगे, ध्यान से देखो कैसे फ्रेम होंगे। मान लो बेटा फॉर एग्जांपल आपके घर में गुंजिया बन रही है, मेरी चीज सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंटली सुनना, फिर आप समझ जाओगे क्वेश्चन कैसा बनेगा। आपके घर में गुंजिया बना रहे हैं, गुंजिया बनाने के लिए तो गुंजिया का मसाला होता है और एक मैदा चाहिए जिसके आप मैदे की पूड़ी बनाओगे। मान लीजिए गुंजिया का मसाला आपने लिया 1 किलो, आपने मैदा लिया आधा किलो, फाइन है। आपने गुंजिया का मसाला लिया 1 किलो, मैदा लिया आपने आधा किलो मैदा की आपने पूड़ियां बनाई। आपने आधा किलो मैदा की पूड़ियां बनाई, आधा किलो मैदा के अंदर मान लीजिए आधा किलो मसाला भर गया।
गुंजिया बनाने के लिए दोनों चाहिए। आपने आधा किलो मैदा लिया, 1 किलो मसाला लिया। आधा किलो मैदा की आपने पूड़ियां बनाई, और इस आधा किलो मैदा की जो पूड़ियां बनाई इसमें आधा किलो मसाला लग गया। मैदा खत्म? हाँ जी सर। मसाला बचा हुआ है आधा किलो? हाँ जी। जब मैदा आपके पास नहीं बचा तो क्या आप और गुंजिया बना सकते हो? नहीं, भले ही आपके पास मसाला बचा हुआ है। कहने का मतलब, जब आप किसी चीज को बनाते हो तो किसी चीज को बनाने के लिए डिफरेंट माल मसाला, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट की यूजेस होती है। अगर उन कंस्टिट्यूएंट में से एक भी चीज खत्म हो गई तो आप जो चीज बनाना चाह रहे हो वो प्रोसेस वहीं आपका स्टॉप हो जाएगा। वो प्रोसेस आपका वहीं स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? फिर आप प्रोसेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। अब इसके ब्याह पर कैसे क्वेश्चन आपसे पेपर के अंदर दिया जाएगा वो अभी मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन से चीज आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन ऐसे गिवन है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की रेशियो में कंबाइंड होते हैं बाय मास, वजन के हिसाब से, तो हमें क्या मिलता है? एक मॉलिक्यूल मिलता है ऑफ वाटर, है ना? हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलता है, या वाटर में मिलता है भाई। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 की रेशियो में कंबाइन होते हैं मास के हिसाब से, तो हमें एक मॉलिक्यूल वाटर का मिलता है, H2 मिलता है। अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि मान लो आपके पास हाइड्रोजन है 10 ग्राम, आपके पास हाइड्रोजन है 10 ग्राम और ऑक्सीजन आपके पास है 32 ग्राम। तो आपसे कह रहा है आपके पास इतना कच्चा माल है, आपके पास इतना कच्चा माल है। ये हाइड्रोजन 10 ग्राम वजन है, ऑक्सीजन 32 ग्राम वजन है। तो इतने कच्चे माल से तुम कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना पाओगे? ये आपसे पूछ रहा है, कितने वाटर के मॉलिक्यूल बना पाओगे? वही होगे ना, इतना पूड़ी का मसाला है, इतना मैदा है, इतना मसाला है, इतने मैदा इतने मसाले से कितनी पूड़ियां बना पाओगे? जब आपको पता है एक गुंजिया बनाने में एक पूड़ी और 2 चम्मच मसाला चाहिए। हमें मान लो भाई मैं गुंजिया बना रहा हूं, उसमें मुझे एक पूड़ी और मैं उस पूड़ी के अंदर 2 चम्मच मसाला डालता हूं, मुझे कंस्टिट्यूएंट पता है। तो अब कह रहा अगर मैं एक पूड़ी के अंदर 2 चम्मच मसाला डालूंगा, इतनी पूड़ी इतना मसाला है, तो मैं कितनी गुंजिया बना पाऊंगा? क्वेश्चन ऐसा है। कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखो। हमें जो भी रेशियो मास के हिसाब से होती है उस रेशियो को लिखो। हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन के बीच में रेशियो कितनी होती है बाय मास के हिसाब से? 1:8 की रेशियो है। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन। 1:8 का मतलब क्या है? 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। एक पानी का मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाने में 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है। मेरे पास कच्चा माल कितना है? इतना है। मैं इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया बेटा 1:8 ही आया। मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया पहली वाली इक्वेशन को, तो यहां रेशियो कितनी बन गई है? 2:16। मतलब 10 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन में से मैंने 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन का यूज कर लिया। क्या मेरे पास दोनों चीजें बची हैं? हाँ जी। मैं और पानी बना सकता हूं, मेरे पास पूड़ी भी बची है, मसाला बचा है, मैं और बना सकता हूं, बना सकता हूं। मतलब मैं यहां रुकूंगा नहीं, मैं इस इक्वेशन को 3 से गुना कर देता हूं। जब मैंने इस इक्वेशन को 3 से गुना किया तो कितना आ गया? 3:24। मतलब क्या है, मैंने 3 ग्राम हाइड्रोजन इस्तेमाल कर लिया। कितने में से? 10 ग्राम में से। हाइड्रोजन बचा है? बचा है। मैंने 24 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लिया 32 ग्राम में से। दोनों बचे हैं? हाँ जी। और बना सकता हूं? बना सकता हूं। मैंने इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया रेशियो कितनी आ गई है? 4:32 रेशियो आपके पास आ गया। सो व्हाट इज द रेशियो? सो रेशियो आपके पास आ गया 4:32 रेशियो आपके पास आ गया। मतलब 10 ग्राम में से 4 ग्राम हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लिया और 32 ग्राम में से 32 ग्राम ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया। अब तुम देखो ऑक्सीजन 32 ग्राम ही था, मैंने 32 ग्राम ही इस्तेमाल कर लिया। अगर अब मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब अगर मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो कितनी बन जाएगी बेटा? 5:40 बन जाएगी।
क्या मैं 40 बना सकता हूं? भाई मेरे पास था ही 32 ग्राम, मैं 40 कैसे बना दूंगा? था ही इतना, यहां 40 कैसे कर दूंगा? मतलब यहीं पर ऑक्सीजन खत्म हो गया है, मैं आगे नहीं जा सकता, मैं आगे नहीं जा सकता। पूरी खत्म हो गई है, मसाला बच गया है। हाइड्रोजन भले ही बच गया हो, मसाला भले ही बच गया हो, पूरी तो खत्म हो गई ना। मतलब मैं आगे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मुझे यहीं पर क्या होना पड़ेगा? स्टॉप होना पड़ेगा, क्योंकि मैं इससे आगे जा नहीं सकता हूं। क्यों? क्यों कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है ना, ऑक्सीजन खत्म हो गया है और ऑक्सीजन नहीं बचा, मतलब मैं यहीं रुक गया। तो मैंने कितने बनाए हैं? तो अगर मैं यहां से आपसे पूछ रहा हूं तो मैं कितना कर रहा हूं, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स? तो आप यहां देख रहे हो इसने में से, मतलब कितना मैं बना रहा हूं। तो मैंने इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए क्या यूज किया है? तो मैं इसमें से 4 ग्राम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करूंगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करूंगा। और एक वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने में, अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने की बात कर रहा हूं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने में 2 ग्राम होते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने में 2 ग्राम, तो 16। तो मुझे कितने मिलेंगे? 2H2O मिलेगा या नहीं बनेगा? 2 2 जा 4, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ना। तो इससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही बनेंगे या नहीं बनेंगे? फटाफट से मुझे बता दो भाई। एक के अंदर, एक के अंदर 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 का मतलब 2 ग्राम और 16 ग्राम। फिर से मुझे देखो, 2 ग्राम और 16 ग्राम, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 ग्राम। 16 और 16 कितने हो गए? 32 ग्राम हो गए या नहीं हो गए? तो एक मॉलिक्यूल यहां बना, एक यहां मॉलिक्यूल। तो मैंने कितना यूज करूंगा? मैं इतने ही यूज करूंगा। इतने यूज करके कितने मॉलिक्यूल बनाऊंगा? 2 ही मॉलिक्यूल बना पाऊंगा। समझ गए या नहीं समझ गए? एक बार फिर से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की रेशियो में बाई मास और एक मॉलिक्यूल वाटर का बनाता है। आपके पास कच्चा माल इतना गिवन है, हाइड्रोजन 10 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, कह रहा है कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के आप बना पाओगे। आपको सबसे पहले रेशियो लिखनी है 1:8। इस रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब क्या? 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन। 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ग्राम हाइड्रोजन, दोनों बचे हैं हाँ। 2 से मल्टीप्लाई किया, इतना रेशियो है, दोनों माल बचा है, बचा है। और बना सकता हूं, बना सकता हूं। 3 से मल्टीप्लाई किया, इतना, दोनों माल बचे अभी, बने। और बना सकता हूं, बना सकता हूं। 4 से मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया, इतना मल्टीप्लाई किया। अब आप सोच रहे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन की वैल्यू हो गई 40 ग्राम। क्या ये पॉसिबल है? ऑक्सीजन तो 32 ग्राम ही था, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब यहीं आपको रुकना पड़ेगा। मतलब आपने 10 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन में से 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन का यूज किया है। इतना आपने यूज किया है। एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने में 2 ग्राम हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है, 1 × 2 और 16 ग्राम ऑक्सीजन का हो रहा है। तो एक और 2 ग्राम और 16, 2 और 2 कितने हो गए? 4, 16 16 कितने हो गए? 32। यही कंडीशन आ गई। एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, तो कितने बनाए? 2 मॉलिक्यूल वाटर बनाए, इतना आप यूज करोगे। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। डन है बेटा? क्लियर? अंडरस्टूड? यस और नो? सभी को क्लियर ना बेटा? ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। हाँ, और क्वेश्चन दो हमें सर। हाँ दे रहा हूं बेटा, अभी दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं। ये समझ में आ गया ना सभी को? क्लियर हो गया? ठीक है, फाइन। नोट कैसे बनाए? इसमें ऐसे ही लिखो भाई, जो भी स्क्रीन पे लिखा है ऐसे ही लिखो। और नोट कैसे बनाए बेटा? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो और उस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। मेरे पास एक कंपाउंड गिवन है, ठीक है बेटा, और वो कंपाउंड है NH3, अमोनिया। बेटा ये जरूरी नहीं है कि पेपर में, ठीक है, ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। बेटा ये जरूरी नहीं है पेपर में कि आपको रेशियो हमेशा दे देगा बाय मास।
आप लोग को एटॉमिक नंबर भी मैंने बता दिया, एटॉमिक मास मैंने आपको कहा था याद करने हैं। अब इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बाय मास रेशियो मैं नहीं बनाऊंगा, तुम्हें खुद बनानी है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बाय मास में किस रेशियो में डालेंगे कि 1 मोलिक्यूल ऑफ NH3 बन जाएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है, आपको मुझे नहीं पता, मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं। बस क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए नाइट्रोजन है यहां पर और आप लोग के पास हाइड्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, फाइन। मान लीजिए नाइट्रोजन आपके पास गिवन है 70 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन आप लोग के पास है बेटा मान लीजिए 12 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन आपके पास 12 ग्राम, नाइट्रोजन आपके पास 70 ग्राम। तो मेरा क्वेश्चन ये, मुझे ये बताओ कि NH3 बनाने में, NH3 बनाने में इनमें से मैं कितना नाइट्रोजन एंड कितना हाइड्रोजन यूज करूंगा, ये क्वेश्चन है पहला। तो पहला ऑप्शन है कि ये नाइट्रोजन के लिए, ये हाइड्रोजन, 70 और 12। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपके पास गिवन है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास गिवन है 56 और 12। तीसरा ऑप्शन आपके सामने गिवन है 28 और 6। ठीक है, सत या 9, क्लियर। और चौथा ऑप्शन आपके पास गिवन है नन ऑफ द अबव। फटाफट से आंसर दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सॉरी सॉरी। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बाय मास रेशियो बनानी पड़ेगी। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे यहां पर बाय मास रेशियो बनानी है? क्योंकि देखो चीजें आपको वजन के हिसाब से गिवन है। हम सब जानते हैं नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो कितना होता है 7, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाता है 14। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका एटॉमिक मास भी होता है 1। लेकिन जब हम NH3 की बात कर रहे हैं तो एक नाइट्रोजन का 14 हो गया, और हाइड्रोजन की बात करेंगे सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। सो यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 की रेशियो में है। यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितनी रेशियो में बेटा 14:3 की रेशियो में है। तो हमने यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रेशियो लिख दी जो 14:3 है। मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन बनाने से एक NH3 बनता है। दोनों चीज अभी है हमारे पास, हाँ जी है। मैं इस इक्वेशन को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 14:3 आएगा। मैं 1 वाली इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं,
मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं बेटा। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ कितना आ गया 28, और यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया। मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन दोनों बचे हैं। हाँ जी, अभी तो बहुत बचे हैं। और यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इस इक्वेशन को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। सो 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 4 हो गया, और 3 यहां पर क्या आ गया 3 3 जा 9। नाइट्रोजन कितना यूज कर लिया 42 ग्राम, है ना बेटा। कितना यूज कर लिया 42 ग्राम मैंने यहां पर यूज कर लिया। और हाइड्रोजन 9 ग्राम। हाइड्रोजन भी अभी और बचा हुआ है, नाइट्रोजन भी बचा हुआ है, हाँ जी बचा हुआ है। मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 56 आ गया, और यहां पर कितना आ गया 12 आ गया। मतलब 56 ग्राम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 12 ग्राम। अब तुम देख रो, हाइड्रोजन फ्रीज हो गया है, हाइड्रोजन इससे ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है। मतलब तुम आगे जा ही नहीं सकते, 5वें स्टेप पे तुम जा ही नहीं सकते, क्योंकि अब तुम्हारा हाइड्रोजन खत्म हो गया है। भले ही नाइट्रोजन बचा हो, भले ही नाइट्रोजन अगर हम लोग बात कर रहे हैं अभी और भी बचा है, बट हाइड्रोजन नहीं बचा। तो तुम और नहीं बना सकते, क्योंकि NH3 बनाने में दोनों चाहिए। तो तुम्हें यहीं पर क्या करना पड़ेगा बेटा, तुम्हें यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। सो कहने का मतलब, हम कितना नाइट्रोजन यूज करेंगे 56, और कितना हाइड्रोजन यूज करेंगे 12। तो 56 और 12, सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो व्हाट इज आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अब तुम देखो, अगर पूछ ले कितने मॉलिक्यूल्स बना सकते हो, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कितने मॉलिक्यूल्स बना सकते हो, इतने अवेलेबिलिटी से कितने मॉलिक्यूल्स और बनेंगे, इस क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया, एक मॉलिक्यूल बनाने में, एक मॉलिक्यूल बनाने में नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितना चाहिए 14:3। फिर आपने 14, अच्छा तुम खुद ही देख लो ना कितने बनाए तुमने, कितने बार मल्टीप्लाई किया तुमने, 4 बार ही तो मल्टीप्लाई किया है। अब तुम खुद और देख लो, जैसे 14:3 तुमने यहां कर लिया, फाइन है। तो कितना हो गया 28, और यहां 3 3 6 हो गया। फिर तुमने यहां पर कर लिया, है ना। तो 14:3 तुमने और कर लिया, तो 14:3, 14:3, 14:3, 28, और यहां पर तुमने कर दिया 42 और 3, है ना। फिर एक और कर लिया। तो अब मुझे बताओ, देखो सबको ऐड करो, 4 4 8, 4 12, 4 16, 16 कहां से लगा, 1 2 3 4 5, 3 3 6, 3 9, 3 12। तो यहां पर तुम देखो कितने मॉलिक्यूल्स तुम बना पा रहे हो, कितने मॉलिक्यूल्स तुम बना पा रहे हो बेटा, फटाफट से मुझे बताइए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स यू आर एक्चुअली मेकिंग। 1 2 3 4, 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 4 मॉलिक्यूल से बना पा रहे हो। कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 4 बार मल्टीप्लाई किया, तो यू आर कैपेबल ऑफ मेकिंग 4 मॉलिक्यूल्स। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। सो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 47% बच्चे सही आंसर दे पाए, बाकी सब गधे हैं। रहो गधे के गधे। क्लियर है, गॉट इट है, एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत बताइए। बहुत से बच्चे तो ये रेशियो ही नहीं बना पाए होंगे, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पाए होंगे। क्लियर बेटा, एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और दूं, लास्ट क्वेश्चन, फिर आपकी इस पे एक्सपर्टीज बढ़ जाएगी। सर एस टू वाले में कुछ गड़बड़ हो गई क्या, क्या गड़बड़ हो गई एस टू वाले में। बेटा एस टू वाले में गड़बड़ नहीं हुई है, एस टू वाले में हमने रेशियो को सिंप्लीफाई कर दिया है, एस टू वाले में गड़बड़ नहीं हुई है। बेटा गड़बड़ नहीं हुई है वहां पर, ठीक है, वहां गड़बड़ नहीं हुई है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं है, सही है। यहाँ हमने रेशियो को 1:8 में सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। 16 था ना, उसको काट के हम लोग ने सिंपल काट दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। डन है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन इस तरीके से है, हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है। मान लो कंपाउंड हमारे पास क्या गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड गिवन है। आपसे कुछ कंडीशन कह रहा है, आपसे कंडीशन क्या कह रहा है, कि मान लीजिए आपके पास कार्बन गिवन है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कार्बन यहां पर गिवन है,
ठीक है, मान लीजिए कार्बन आपके पास गिवन है, कितना गिवन है, बढ़िया सा देता हूँ, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाता हूँ, रुक जाओ। मान लो कार्बन तुम्हारे पास गिवन है 18 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन मान लो तुम्हारे पास गिवन है 56 ग्राम। ठीक है, हाँ 56 ग्राम। ठीक है, 56 ग्राम तुम्हारे पास गिवन है, फाइन है। तो आपसे कह रहा है कितना कार्बन और ऑक्सीजन आप यूज कर पाओगे कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में। कितना कार्बन और कितना ऑक्सीजन यूज कर पाओगे कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, वो आपसे कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सर हम पूरा यूज कर लेंगे। ठीक है, ये कार्बन का, ये ऑक्सीजन का। आप कह रहे हो कि सर हम पूरा ही यूज कर लेंगे, 18 के 18 ये यूज कर लेंगे, 56 के 56 हम लोग ये यूज कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 15 ग्राम तो ये कर लेंगे, ठीक है, और 40 ग्राम सर हम इसको कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 15 ग्राम इसको कर लेंगे और 56 ग्राम इसको कर लेंगे। और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है नन ऑफ दिस। फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, हालांकि 1 मिनट का टाइम का क्वेश्चन है नहीं। सर रेशियो नहीं पता है बेटा, रेशियो तो तुम्हें पता होनी चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है बेटा कि एटॉमिक नंबर तुम्हें बता दिया, मास नंबर तुम्हें याद करने पड़ेंगे। उसमें मैं प्रदीप आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। रेशियो नहीं याद है तो वो तुम्हें आनी चाहिए। और मैंने 30 तक तुम्हें कहा था कि एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों पता होने चाहिए, 30 तक। अब तुमने नहीं याद किए, वो तुम्हारी गलती है, वो मेरी गलती नहीं है। उसमें मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता बेटा। ठीक है, उसमें आपका ही फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट नहीं है। चलिए, कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका मास नंबर होता है 12। ऑक्सीजन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका मास नंबर होता है 16। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर 12। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं 2 गुना 16, तो 2 6 से कट गया, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो ये रेशियो कितनी आ गई है, 3:8। सो कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशियो आ रही है वो 3:8 आ रही है। सो 3:8 कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा वही आएगा। मैं इस इक्वेशन को सीधा 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 6 और 8 दूनी 16, दोनों बचे हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, दोनों बचे हैं। और बना सकते हैं, बना सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 तिया 12, 8 चौक 32, दोनों बचे हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 तिया 15 और 8 पंजे 40, तो 15 और 40 में और बचे हैं, दोनों दोनों बचे हैं। 6 से गुना कर देते हैं, जब 6 से किया 6 तिया 18, 8 छक 8 6 जा 48। अब तुम देखो कौन फ्रीज हो गया है, कार्बन फ्रीज हो गया है। कार्बन का माल मसाला खत्म, मतलब तुम्हें यहीं पर क्या करना पड़ेगा बेटा, स्टॉप करना पड़ेगा। इससे ज्यादा तुम आगे नहीं जाओगे, यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। तो 18 और 48 आंसर आपके पास आ गया है। 18 और 48 किसी ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो आंसर नन ऑफ दिस। कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो आप देख लेना, वो आपको मैंने बता दिया कैसे करते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? सो आंसर इज नन ऑफ दिस। 52% बच्चों ने सही आंसर दिया, शाबाश। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कैसे करना है फटाफट से मुझे बता दीजिए।
यस 6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर बेटा? एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत बताइए। गॉट इट? कंसेप्ट क्लियर है बेटा? सर अगर रेशियो सिंप्लीफाई ना करे बेटा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा आप लोग के लिए, रेशियो तो सिंप्लीफाई करनी ही पड़ेगी, रेशियो को सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है? रेशियो हमेशा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है? कर लोगे ना बेटा? ऐसे क्वेश्चन आगे कर लोगे ना? मैं चाहता हूं इस बार ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर आए, आई होप कर लोगे बेटा। बस यही डिफिकल्टी लेवल है, इससे ज्यादा कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है बेटा अवनीश, ठीक है? फाइन है सर, डाउट देख लो। आयुष्रवा, आयुष्रवा, अच्छा आयुष रावत है सर। इसमें बिना सिंप्लीफाई के नहीं, नहीं बेटा बिना सिंप्लीफाई नहीं करना है, फिर तो यार वो माल मसाला खत्म ही हो जाएगा ना, सिंप्लीफाई करना है हमेशा, नहीं करना है सिंप्लीफाई। एस्टो वाले क्वेश्चन में हाइड्रोजन के लिए 2 एटॉमिक मास होगा ना? हाँ जी 2 एटॉमिक मास हो। अरे हाइड्रोजन का सिंगल का एक होता है, 2 हाइड्रोजन में 2 एटॉमिक मास हो गया तो 2:16 आया था, 1:8 कर दिया ना, ठीक है? अगर हाइड्रोजन 10 हो गया तो किस में कह रहे हो बेटा? अगर हाइड्रोजन 10 ग्राम हो गया, अच्छा इस क्वेश्चन में कह रहे हो, अगर हाइड्रोजन 10 ग्राम हो गया, हाइड्रोजन 10 ग्राम ही तो है बेटा, आप कैसे चल जाओगे? माल खत्म हो गया तो कैसे चल जाओगे? ठीक है, ठीक है, फाइन है, आई होप क्लियर है, यू ऑल हैव गॉट इट व्हाट आई वांट टू कन्वे यू गाइस, फाइन, डन, क्लियर, सिंपल, समझ में आ गया सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब जो हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? फाइन है, क्लियर है बेटा? CO2 का मोलिकुल्स बता दो, कहाँ जितने में खत्म हुई रिएक्शन उतने ही मॉलिक्यूल, जितने से मल्टीप्लाई किया उतने में उतने ही मॉलिक्यूल्स, और आप निकाल लो ना बेटा, मास करके प्लस करके निकालो जैसे तरीका बताया, ठीक है? सिंपल है। मॉलिक्यूल्स हालांकि आपसे पेपर में नहीं पूछेगा, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछेगा, बस आपसे पूछेगा कितना यूटिलाइज करना है, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछेगा, मॉलिक्यूल्स तो मैंने अपने से खुद से ऐड कर दिया, मॉलिक्यूल्स कभी नहीं पूछेगा आपसे, बस ये पूछेगा कितना यूटिलाइज हुआ है, बस वही आपसे पूछेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा अब एक टॉपिक पर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और ये जो केमिकल चेंज होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये पेपर में आपसे पूछेगा यहां पर कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये आपसे पूछेगा, ध्यान से समझना, बहुत आसान है, तरीका है। देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस करने के लिए कोई एक चीज नहीं है जिसके बिहाफ पर आप बता दोगे कि ये डिफरेंस होता है, 2-3 फैक्टर को ध्यान में रखना है, उन 2-3 फैक्टर की कंडीशन को सेटिस्फाई आप कराओगे तब जाकर आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बोलोगे। सबसे पहली चीज, अगर फिजिकल चेंज के बारे में बात हम लोग करते हैं बेटा, फिजिकल चेंज ना हमेशा रिवर्सिबल होंगे। कहने का मतलब बेटा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बर्फ है, बर्फ है, मैंने बर्फ को पिघलाया, पानी बन गया, क्या मैं पानी से दोबारा बर्फ बना सकता हूं? यस, बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल दूध है, दूध से दही बन गई, क्या मैं दही से दोबारा दूध बना सकता हूं? नहीं, दूध दही वाला एग्जाम्पल इरिवर्सिबल है, बर्फ पानी वाला एग्जाम्पल रिवर्सिबल है। जितने भी फिजिकल चेंज होंगे वो सारे रिवर्सिबल होंगे, अगर ए से बी बन रहा है तो बी से दोबारा ए बन जाएगा, पहला डिफरेंस यही है। सो जितने भी फिजिकल चेंज होंगे वो सारे के सारे रिवर्सिबल होंगे, मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस थी वो आप रिकवर्ड कर सकते हो, लेकिन केमिकल चेंज कभी भी होंगे आपके इरिवर्सिबल होंगे, ओरिजिनल सब्सटेंस आप रिकवर नहीं कर सकते हो। ओरिजिनल सब्सटेंस दूध था, अब वो दही बन गया है, तो दही से दूध नहीं बना सकते हो, ओरिजिनल नहीं कर सकते हो। ओरिजिनल सब्सटेंस बर्फ था, बर्फ से पानी बना, पानी का दोबारा बर्फ बना सकते हो? बना सकते हो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, जब भी हम फिजिकल चेंज की बात करेंगे बेटा कोई नई चीज नहीं हमें मिलेगी, कोई नई चीज नहीं मिलेगी, बर्फ का पानी बना, पानी का बर्फ बना, तो भाई बर्फ और पानी सेम ही तो है, बस वाटर के डिफरेंट फॉर्म है, एक सॉलिड फॉर्म एक लिक्विड फॉर्म है तो वाटर ही ना। लेकिन जब मैंने दूध का दही बना दिया, दही चीज अलग है और दूध अलग है। मेरे पास क्या है बेटा, फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है, उस पेपर को मैंने ऐसे कर दिया तो उस पर पेपर पे क्या आ गए, मतलब रिंकल्स आ गए ना। अब मैं पेपर को, रिंकल्स को दोबारा खोल दूं तो दोबारा पेपर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? मतलब फोल्डिंग अ पेपर, मैंने पेपर को फोल्ड कर दिया और फिर खोल दिया तो वापस पेपर बन जाएगा। लेकिन बेटा वहीं अगर वो पेपर है मेरे पास, उस पेपर को मैं जला दूं तो जलाने के बाद राख बन जाएगी, क्या मैं राख से दोबारा पेपर बना सकता हूं? नहीं बना सकता हूं।
तो पेपर को जलाना केमिकल चेंज, पेपर को फोल्ड करना फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में ओरिजिनल सब्सटेंस ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता नेचर, पेपर था पेपर ही है, बस पहले फोल्डेड था अब ओपन पेपर है। लेकिन केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस, पेपर था जला दिया राख बन गई, राख अलग है पेपर अलग है। तो यहाँ कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना। दूसरा, जब भी हम फिजिकल चेंज की बात करेंगे कोई भी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी नहीं होगा। एनर्जी के तीन फॉर्म, ना तो हीट एनर्जी, ना तो लाइट एनर्जी, ना तो साउंड एनर्जी। मैंने फॉर एग्जांपल क्या किया, पेपर को फोल्ड किया, क्या पेपर को फोल्ड करने के टाइम पे हीट निकली? क्या पेपर को फोल्ड करने के टाइम पे लाइट निकली? क्या पेपर को फोल्ड करने के टाइम पे कोई और एनर्जी निकली? नहीं। मैंने पानी, बर्फ को पानी बनाया, तो क्या कोई रोशनी प्रकाश हीट कुछ निकल रही है, साउंड निकल रही है? नहीं। तो जब भी हम फिजिकल चेंज की बात करेंगे कोई भी प्रोडक्शन ऑफ किसी प्रकार की एनर्जी का नहीं होता, ना तो हीट एनर्जी, ना तो लाइट एनर्जी, ना तो साउंड एनर्जी। सो देर इज डू नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन
ये एग्जाम्पल आ गए थे समझ में? ये एग्जाम्पल समझ में आ गए थे बेटा? ये हो गए थे? ये एग्जाम्पल हो गए थे, समझ में आ गए थे ये वाले एग्जाम्पल? नहीं हुए? ये समझ में आ गया था? ये हो गया था बेटा? ये समझ में आ गया था? ये स्लाइड हो गई थी बेटा? नहीं हुआ था? ये पेज हो गया था? ये वाला पेज हो गया था बेटा? पहला पेज हो गया था? ये वाला पेज हो गया था बेटा? चलो मैं दोबारा बता रहा हूँ सारी चीजें। मैं दोबारा बता रहा हूँ। फिजिकल चेंज कैसा होगा बेटा? रिवर्सिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास बर्फ है, बर्फ से पानी बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। फिर पानी से दोबारा बर्फ बना सकते हो? बना सकते हो। मतलब ए चीज बी में कन्वर्ट हो जाएगी, बी वाली वापस ए में कन्वर्ट हो सकती है। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। आपके पास पेपर है, पेपर को आपने जला दिया, पेपर को जब जलाया तो राख बन गई। क्या राख से दोबारा पेपर बना सकते हो? नहीं। आपके पास दूध है, दूध से दही बना दी, दही से दोबारा दूध बना सकते हो? नहीं। तो केमिकल चेंज जितने भी होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, फिजिकल चेंज होंगे वो रिवर्सिबल होंगे। समझ में आ गया? जैसे वैक्स है, वैक्स को पिघलाया वैक्स ही बनेगा, और उसको वैक्स है, बिल्कुल, तो ये रिवर्सिबल है। यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया, पानी को गर्म करके भाप बना दिया, तो भाप पानी बर्फ क्या है? ऑल आर द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर। है तो वाटर ही, कोई नई चीज नहीं बना। पेपर है, एक पेपर को मैंने फोल्ड कर दिया, पेपर को फोल्ड करा, फिजिकल चेंज है। पेपर को अनफोल्ड कर दूं, दोबारा ओरिजिनल पेपर बन जाएगा? यस। पेपर को फोल्ड करने पे क्या कोई गधा बना? नहीं बना, है ना? ये क्या है? फिजिकल चेंज है। पेपर को सिंपली मैंने काट दिया तो पेपर ही बना, पेपर को काटने से गधा नहीं बना, तो फिजिकल चेंज है। समझ में आ गया? केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनेगा, पेपर को जला दिया, राख बन गई, राख अलग है, पेपर अलग है, नया सब्सटेंस। यहां पर कोई एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, ना तो साउंड एनर्जी, ना तो हीट एनर्जी, ना लाइट। पेपर को फाड़ा, कोई हीट लाइट निकली, बर्फ का पानी बनाया, कोई लाइट हीट निकली? नहीं निकली। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या होगा? यहां पर प्रोडक्शन ऑफ हीट लाइट सोर्स एनर्जी साउंड होगा, या केमिकल चेंज, पेपर को जलाया लाइट निकली। यहां पर अगर हम लोग एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो फिजिकल चेंज में फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ एग्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर। यहां एग्जांपल की बात कर रहे हैं, चारकोल को जला दिया, रस्टिंग, लोहे में जर लगना। लोहे में जब आपका जर लग गया, लोहा होता है आयरन, आयरन के ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, जो रस्टिंग होती है उसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। तो लोहा आयरन था, रस्टिंग आयरन ऑक्साइड हो गया, दोनों सब्सटेंस अलग है। अगर रस्टिंग लगी है तो केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हीट चेंज, ये सब कुछ हुआ है। ठीक है? डाइजेशन ऑफ फूड, आपने खाया बर्गर, अब भगवान जाने तुमने क्या निकाला, बर्गर अलग है, निकालने वाली चीज अलग है, तो नया चीज बना। हाँ जी, ये डिफरेंस हो गया। और डिफरेंस देखो, जब भी फिजिकल चेंज की बात करोगे, कोई एब्जॉर्प्शन, कोई एनर्जी ना तो प्रोड्यूस होगी ना तो एब्जॉर्ब होगी, यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब दोनों होगी। फिजिकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी, शेप एंड साइज चेंज होगा। पेपर को काट दिया, शेप एंड साइज, बालों को काट दिया, शेप एंड साइज, पेपर को फोल्ड कर दिया, शेप एंड साइज चेंज हुआ। यहाँ पर शेप भी चेंज होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, साइज भी चेंज होगा, केमिकल भी चेंज होगा। ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। ये क्या होगा? परमानेंट होगा। पेपर को जलाया, राख बन गया, अब राख ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो राख नहीं रहेगी। ये डिफरेंस तुम्हें नहीं पढ़ना है। तो ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस एग्जाम्पल है। अब एक एग्जाम्पल पेपर में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पेपर में आया है कि बर्निंग ऑफ कैंडल कैसा है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपका आया हुआ है बेटा। देखो बेटा, मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जब मैंने जलाया तो बेटा वैक्स है, पिघल कर वैक्स बन गया। इस वैक्स को मैं दोबारा यूज कर सकता हूँ, रीयूज कर सकता हूँ, फिजिकल चेंज। मोमबत्ती को जलाया, मोमबत्ती की हाइट कम हो गई, साइज डिक्रीज हो रहा है, फिजिकल चेंज।
मोमबत्ती को जब जलाया, लाइट और हीट निकल रही है, हाँ जी। तो लाइट और हीट निकलने से केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज भी है और फिजिकल चेंज भी है। तो डेट्स वाई बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस बार भी पेपर में आया था। अदर एग्जांपल्स बात कर रहे हैं, लोहे में जर लगना मैंने बताया, आयरन है, आयरन का ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्शन हुआ, आयरन ऑक्साइड, आयरन अलग है, जर अलग है, केमिकल चेंज। लकड़ी को जलाया, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी निकली, और आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, लकड़ी का राख बन गया। लकड़ी पहले थी, नया प्रोडक्ट राख बना। मेटाबॉलिज्म, बर्गर खाया, क्या निकाला तुम जानते हो, नई चीज बनी है। मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय। कुकिंग एन एग, एग पहले लिक्विड फॉर्म में था, जब तुमने इसे कुक किया, तुमने इसे हीट दी है, हीट देने से टेम्परेचर चेंज हुआ है, तभी तो कुक हुआ है। तो किसी चीज को अगर कुक कर रहे हो तो केमिकल रिएक्शन, तुमने हीट दी है, हीट से पका है वो, पकी हुई चीज अलग है। क्या उस पके हुए अंडे से दोबारा कच्चा अंडा बना सकते हो, नहीं। सेम बेकिंग अ केक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, अभी रुक जाओ, बट अभी समझ में आ जाएगा, आगे बताऊंगा, आगे टॉपिक आएगी उसमें समझाऊंगा। बट अभी याद रखना केमिकल चेंज है। केले का सड़ना, केमिकल रिएक्शन हुआ है तभी सड़ा है। विनीगर और बेकिंग पाउडर को आप मिला दो, जब आप दोनों को मिलाओगे ठंडा हो जाएगा सोल्यूशन जो बनेगा, और ज्यादा मात्रा में मिलाओगे बर्फ बन जाएगा। कोई चीज ठंडी हुई है, केमिकल रिएक्शन है, हीट चेंज हो रही है, तो केमिकल चेंज है। पटाखों का पटकना, लाइट साउंड हीट, केमिकल चेंज। केमिकल बैटरीज, बैटरीज के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बिल्कुल, तो केमिकल चेंज है। ऐसे फिजिकल चेंज की बात करें, कांच को थोड़ा कांच मिला, रिसाइकिल करके दोबारा कांच बना सकते हो। कैंडीज को मिक्स कर दिया, फिजिकल चेंज। शेडिंग का पेपर, पेपर को काटा, छोटे छोटे पीस कर दे, पेपर से पेपर ही बना, रीयूज करके दोबारा पेपर बना सकते हो। पेपर को फोल्ड किया, पेपर ही मिला, रीयूज करके पेपर बना सकते हो। मेल्टिंग आइस एग्जांपल बता चुका हूं। लकड़ी को काटना, लकड़ी को काटा, शेप एंड साइज चेंज हुआ, लकड़ी ही मिली, कील काल जोड़ के दोबारा बना सकते हो, बना सकते हो। कटिंग अ हेयर, अगर किसी गधे नालायक निठल ने बोला ना कटिंग अ हेयर केमिकल चेंज होना चाहिए, तो गोली मार दूंगा, बता रहा हूं पहले ही। कटिंग अ हेयर, बालों को काटते हो तो कैंची से काटते हो, या बालों को जब काटते हो तो इसमें बम लगाते हो, है नाई तुम्हारे खोपड़े में बम लगाता है क्या, नहीं सर। कैंची से काट रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन, कोई हीट साउंड कुछ निकली, आग बाल कटते, आई मम्मी बाल काट दिए, ऐसे रोते हो क्या, साउंड निकलती है तुम्हारे मुंह से, नहीं निकलती, यहां से भी काट, यहां से भी काट, वहां से भी काट, ऐसे तो नहीं होता, आई दर्द दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, दर्द हो रहा है बाल। और बाल एक बार काटे दोबारा रीग्रो हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। ड्राई आइस तुम जानते हो, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना, रिवर्सिबल भी है ना। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, इसका रिवर्सिबल डिपोजिशन है। यस। बॉइलिंग वाटर एग्जांपल है। अंडे को तोड़ा, शेप एंड साइज चेंज हुआ, अंडे को तोड़ा अंडा ही मिला, कोई नई चीज तो है नहीं कि अंडे को तोड़ा भालू मिल गया। यस और नो, फटाफट से बताइए। ठीक है सर, नेल कटिंग भी फिजिकल चेंज है, हाँ जी बेटा, फिजिकल चेंज है नेल कटिंग भी। ठीक है बेटा, आज की क्लास को यहीं पर रख ले, ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, यहीं पर रख ले आज की क्लास को, ठीक है। चैट कहाँ ऑफ करी भाई, चैट ऑन ही है। आई एम नॉट फीलिंग गुड, क्या यहीं कर ले आज की क्लास को, इतना ही रोक दे। आवाज नहीं आ रही है, अच्छा, सर के लिए बुरा लग रहा है, अच्छा। तो पक्का वाला मोए मोए होगा फिर। बट इन बर्निंग ऑफ कैंडल एनर्जी इज यूज, बट दिस इज फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों होता है मेरे बच्चे। साउंड गया। सर मोमबत्ती का जलना कैसी रिएक्शन है, दोनों है। मोलिक्यूल्स कितना मानेगा सर, जितने से मल्टीप्लाई किया उतने ही मोलिक्यूल्स होंगे बेटा, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। कॉमन डाउट्स कुछ नहीं है, पॉपुलर डाउट्स कुछ नहीं है, खत्म है, खत्म है। सर मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो बेटा करो। हमारा सिलेबस 28 फरवरी को कंप्लीट हो जाएगा क्या, हाँ जी हो जाएगा। लव यू सर, ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है, वॉइस गई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सारे वॉइस वाले ही हैं क्या।
ठीक है। तो मैम की तबीयत ठीक है बेटा अभी? फाइन है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खुश रहिए, जहाँ रहिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बढ़िया रहिए। धन्यवाद। इसी के साथ आज के सेशन की हम लोग विदाई लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। तगड़े रहो। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। हाय राम रे, मैं तो टूट गया।